viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Hello everyone. This is your lecture 4. These are the MCQ series on respiration in plants and animals. Okay, so let's start without wasting your time. So your first question is, cockroach cannot survive in the water because its respiratory organ is A. gill, B. trachea, C. lungs, D. pulmonary sac. तो पानी में क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते कॉकरोच? क्योंकि उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? दैट इज ट्रैकिया. बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, अब जो पानी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? दैट इज गिल, है ना. अब तुम्हें पता ही है, जैसे तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, जैसे अर्थवॉर्म का वो कैसे करते हैं? रेस्पिरेट थ्रू स्किन. ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं? थ्रू गिल्स. ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, राइट. जो तुम्हारे इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ग्रास होपर्स या कॉकरोचेस, वो क्या करते हैं? थ्रू ट्रैकी और स्पेरिकल्स. क्या होते हैं? स्पेरिकल्स के थ्रू वो रेस्पायरेशन करते हैं. ठीक है, और पल्मोनरी नेक्स्ट इज योर ह्यूमन और बर्ड्स जो होते हैं दे डू देयर रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए. हर एक एनिमल जो है या हर एक जो ह्यूमन बर्ड्स, इन सब के तुम्हें पता होने चाहिए कि इनका रेस्पायरेटरी का सोर्स क्या है. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, जो क्रेब्स साइकिल है that take place in vesicles of endoplasmic reticulum, B. mitochondrial matrix, C. lysosomes या D. dioctyosomes. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. जो तुम्हारा dioctyosomes है वो क्या है? हाँ, वो क्या होता है तुम्हारा? दिस इज बेसिकली योर गोल्गी apparatus. ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है दैट इज डायक्टियोसोम्स. ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो तुम्हारी जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ टेक प्लेस करती है? अगर तुम्हें पता होगा, जो ग्लूकोज का जो पाथवे है, राइट, हमने वो पढ़ा है कि ग्लूकोज है वो एक पहले साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस करती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट. हमने पढ़ा था जो ग्लूकोज जब होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, राइट, इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, और फर्दर हमने पढ़ा है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है, पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ टेक प्लेस करती है? इन योर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. ये हमने पढ़ी है ना ये चीज़. अगर तुम्हें नॉर्मली एरोबिक और एनारोबिक की जो वो है इक्वेशन है, जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन है, अगर तुम्हें पता होगी तो इट विल बी इजी. अगर तुम्हें पता है तो उसमें क्या है? तुम्हारी केमिकल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मली तुम्हारी एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस करती है ना, इन साइटोप्लाज्म. फिर फर्दर जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या हो जाता है? क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी रिलीज करता है, राइट. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है, और यहाँ से जब पायरुवेट जो होता है वो जो फर्दर जो रिएक्शन देता है और कन्वर्ट करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल. ठीक है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है. अब ये ध्यान में रखना है, जो तुम्हारी क्रेब्स साइकिल है ना वो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में ही टेक प्लेस करती है. तुम्हें ये 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, पहली चीज़, जो क्रेब्स साइकिल है वो क्या होती है? इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. इसका दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है. ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल किसके लिए चाहिए? ये क्रेब्स साइकिल है किसके लिए? जो क्रेब्स साइकिल है बेसिकली ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तुम्हारा. जो सेल्स को एनर्जी मिलती है वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही मिलती है. ठीक है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए. पहली बात कि क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं और यही सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्स. और दूसरी बात कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही टेक प्लेस करती है. ठीक है, तो
बेसिकली इसका काम क्या है, क्रेब्स साइकिल का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, एटीपी प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो पर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस करती है, अगर तुम्हें पता होगा तो वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारी जो ये जो होती है, योर एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। जबकि तुम्हें पता है कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होती है, तुम्हारी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो होती है इन योर साइटोप्लाज्म, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सो योर आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ टेक प्लेस करती है, इन योर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये बेसिक जो है ना वेसिकल्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लाइसोसोम, डायोक्टियोसोम्स, इनके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल बेसिक है। ये तुम्हारे सेल के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट। ये चारों क्या हैं, ऑर्गेनल्स हैं। अगर तुम देखोगे, लेट मी शो यू द पिक्चर। Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, धुरीना ऐप। ओके ये यहाँ पे देखो जो तुम्हारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, बेसिकली इट्स योर सेल स्ट्रक्चर, राइट। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर देखो लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्गी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे तुम्हारी एटीपी एनर्जी स्टोर की जाती है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म होता है, ये मेम्ब्रेन आ गई स्मूथ जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सेल। ये सेल का स्ट्रक्चर है और उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इनका जो इंडिविजुअल जो फंक्शन है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तो पता है क्या होता है। ये बेसिकली क्या करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये जो होता है ये होता है केमिकल एनर्जी जो होता है, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एटीपी को स्टोर करता है, ठीक है। ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और ये एटीपी को स्टोर करेगा, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, राइट। ये तो तुम्हें पता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, अब इसमें होता है एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड बनाता है, मतलब ये फैट की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। एक ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पैंक्रियाटिक सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा लिपिड सिंथेसाइज करता है मतलब स्मूथ है, ये तुम्हारे एडिपोज सेल्स में पाया जाता है। किसमें, मतलब तुम्हारे एडिपोज मतलब तुम्हारे फैट सेल्स में पाया जाएगा, ठीक है। एक ये पता होना चाहिए। अब पता चल गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मैट्रिक्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये डिग्रेड करते हैं या रिसाइकल करते हैं सेलुलर वेस्ट को, ठीक है। जो भी सेलुलर वेस्ट होगा उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, या तो उसको क्या करेंगे फर्दर रिसाइकल करते हैं, ठीक है। ये काम है लाइसोसोम्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा डी है दैट इज डायोक्टियोसोम। इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये बेसिक है, तुम्हारे सेल्स के जो ऑर्गेनल्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। डायोक्टियोसोम को क्या कहा जाता है, इसको गोल्गी अपैरेटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है।
और ये क्या होता है, जो प्रोटीन तुम्हें मिलता है कहाँ से मिलता है, अब मैंने क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये क्या करेगा, जो गोल्गी अपैरेटस है ना, ये क्या करेगा, इसको रिसीव करता है, ये लेगा, ठीक है, अपने पास रखेगा, इसको सॉर्ट करेगा अच्छे से, प्रोटीन जो हमें अच्छा अच्छा चाहिए, और इवेंचुअली ये क्या करेगा, फर्दर लाइसोसोम को दे देगा कि जो भी वेस्ट मटेरियल आएगा उसमें प्रोटीन में, वो किसको दे देगा, लाइसोसोम को देगा कि उसको डिग्रेड करे और रिसाइकल करे, राइट। तो ये काम है गोल्गी अपैरेटस का, ये ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, ठीक है। सो ये बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर कि क्रेब्स साइकिल कहाँ टेक प्लेस करती है, इंडियो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टेक प्लेस करती है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन 3. The transport of oxygen by blood take place with the help of erythrocyte, thrombocyte, lymphocyte और leukocyte. I hope ये तुम्हें terms पता होनी चाहिए. Transport of oxygen by blood take place with the help of, किसकी हेल्प की वजह से होता है, A. erythrocytes is your correct answer. RBCs, RBCs का दूसरा नाम क्या होता है, erythrocytes. Thrombocytes क्या होते हैं तुम्हारे, that are your platelets, right? और जो ये lymphocytes और leukocytes के हैं, these are your WBCs, white blood cells. आई होप इनके फंक्शंस भी तुम्हें पता है, ठीक है। जो जो मेन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है इन द ब्लड, वो कौन करता है, एरिथ्रोसाइट, दैट इज योर आरबीसी। नेक्स्ट, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व करता है ग्लाइकोलेट साइकिल को, बी क्रेब्स साइकिल को, सी कैल्विन साइकिल को, और डी कैम्प साइकिल। कैम्प साइकिल जो होती है उसका फुल फॉर्म है, इट्स योर क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। बेसिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली आता नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए इन नॉर्मल, ठीक है। हम इसकी इतना डीप नहीं जाएंगे, ये हायर लेवल्स के लिए इट्स गुड, बट यू शुड नो कि फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व किसको करता है, राइट। तो फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व करता है ग्लाइकोलेट साइकिल को, क्रेब्स साइकिल को, कैल्विन साइकिल को, या कैम्प साइकिल को, ठीक है। तो इसका पहले आंसर बता देती हूँ। जो फोटो रेस्पायरेशन वो इन्वॉल्व करता है योर ग्लाइकोलेट साइकिल को, ठीक है। अब ये कहाँ होती है, जो तुम्हारी जो ग्लाइकोलेट साइकिल है, इसको क्या कहा जाता है, C2 साइकिल भी कहा जाता है इसको। एक होती है C2 साइकिल, एक होती है तुम्हारी C3 साइकिल्स। ये तुम हायर क्लासेस में होती हैं। बेसिकली तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलेट साइकिल होती क्या है। ग्लाइकोलेट साइकिल एक C2 साइकिल होती है, राइट। ये कहाँ होती है, ये तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है और क्लोरोप्लास्ट में टेक प्लेस करती है ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। ये तुम्हें बस पता होना चाहिए। क्रेब्स साइकिल मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है, वो किसके लिए होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है फॉर द सेल्स, और इसको क्रेब्स साइकिल को क्या कहा जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। मेनली जो फोटो रेस्पायरेशन हो गया, मतलब जो ग्लाइकोलेट साइकिल हो गया, मतलब तुम्हारी जो लाइट डिपेंडेंट रेस्पायरेशन होगी वो कहाँ टेक प्लेस होती है, उसको क्या कहा जाता है, वो ग्लाइकोलेट साइकिल होती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हो गया जहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, और इसका दूसरा नाम क्या था, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आ जाए, इन केस, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और ग्लाइकोलेट साइकिल को दूसरा नाम क्या है, C2 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारी कैल्विन साइकिल, तुमसे पूछ सकते हैं कैल्विन साइकिल का क्या नाम है दूसरा, दैट इज योर C3 साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है प्लांट और एल्गी को, और ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टर्न करेगा इनटू शुगर, ठीक है। ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, उसको कहा जाता है कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल, राइट। ये तुम्हें नॉर्मली पता होने चाहिए, ठीक है। ये 3 साइकिल्स के बारे में एक पता होना चाहिए, C2 साइकिल क्या होती है, C3 साइकिल क्या होती है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर C2, व्हाट इज अनदर नेम फॉर C3 साइकिल, और ग्लाइकोलेट साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। So let's move to next question. Which of the following organs function as an air conditioner? एयर कंडीशनर की तरह कौन सा जो है ऑर्गन वर्क करता है, इट्स योर लैरिंक्स, फैरिंक्स, नेजल चैम्बर्स, और नन ऑफ द अबव।
सो इट्स इजी क्वेश्चन, ये तुम्हें पता होना चाहिए. कौन करता है? योर नेजल चैम्बर. दैट इज योर सी इज योर करेक्ट आंसर. नेजल चैम्बर जो होता है वो तुम्हारा ऑर्गन जो है एयर कंडीशनर की तरह हेल्प करता है. ठीक है. अब जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या है? इट्स अ वॉइस बॉक्स. ठीक है. तो ये तो कुछ नहीं करेगा. ठीक है, ये वॉइस बॉक्स होता है. और फेरिंग्स क्या होता है? तुम्हारी थ्रोट हो गई. ठीक है, जिसमें ये बेसिकली ये रिसीव करता है, मतलब इसके दो प्रोसेसेस के लिए इन्वॉल्व होता है जो तुम्हारी थ्रॉट होती है. ठीक है, ये क्या होता है? ये एयर भी रिसीव करता है नेजल कैविटी से, और ये फूड वाटर भी रिसीव करता है फ्रॉम द ओरल कैविटी. तो फेरिंग्स के दो जो है प्रोसेस में इन्वॉल्व है. ठीक है, तो लैरिंग्स का फंक्शन पता चल गया, फेरिंग्स का पता चल गया. नेजल चैम्बर है जो एयर कंडीशनर की तरह काम करता है. आई गेस तुम्हें पता होगा कि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं ये सारा जो इसके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं विद इन योर नोज, ठीक है, ये उनको अट्रैक्ट करता है और तुम्हारे एयर को प्योरीफाई करता है. वहीं कि तुम्हारा जो फर्दर जो हो तुम्हारे लंग्स में जो एयर जाए वो क्या हो? प्योर हो. वहाँ पे फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो तुम्हारी एयर को क्लीन करते हैं. ठीक है, सो नेजल चैम्बर इज कंसिडर्ड एज योर एयर कंडीशनर. ठीक है. Now, in the average, what percentage of human body has the element of oxygen? अब तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एट एन एवरेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज 65%, 25%. वेलकम एवरीवन. गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें. और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा. और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है. दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ आरएस अकेडमी, जिसपे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है जेकेपीएसआई. तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से जेकेपीएसआई को दें. तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप. उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स एक्सेस मिल जाएगा. और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप. उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. 10% or 5%. So, what is your correct answer? 65% A. ठीक है, ये याद रख लेना कि इन एवरेज जो ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, विद इन योर ह्यूमन बॉडी उसका परसेंटेज कितना होता है? 65%. नेक्स्ट, द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज रेनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और पैरोटिड आर्टरी. सो कौन सी ब्लड वेसल है जो सप्लाई करती है किडनी को? ठीक है, तो कौन सी होगी? आई होप तुम्हें पता होगा, मैंने टर्म्स पहले ऑलरेडी बताई है ना, तो तुम्हें पता होनी चाहिए. दैट इज योर रेनल आर्टरी. ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर, रेनल आर्टरी. जो हेपैटिक होता है वो लीवर के लिए होती है. पल्मोनरी किसके लिए होती है? फॉर योर लंग्स. पैरोटिड हो गया तुम्हारे पैरोटिड ग्लैंड के लिए, जो तुम्हारे चीक्स एरिया पे प्रेजेंट होता है. जो कान के आगे होगा ना, कान के आगे अगर तुम देखोगे वहां पे पैरोटिड ग्लैंड तुम्हारा प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसको पैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है. और रेनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? टू योर किडनी. हेपैटिक लीवर को और पल्मोनरी तुम्हारे लंग्स को. ठीक है, सो यू शुड नो दिस. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए. इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज. इनसफिशिएंट जो ब्लड सप्लाई होता है, जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है ह्यूमन बॉडी को, उसको क्या कहते हैं? हाइपरीमिया, इस्कीमिया, हीमोस्टैसिस और हीमोरेज. तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? बी, इस्कीमिया. ठीक है, सो इस्कीमिया हो गया जब ब्लड सप्लाई ह्यूमन बॉडी को नहीं मिल पा रहा क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, राइट. हाइपरीमिया का मतलब क्या होता है? जब एक्सेस ऑफ ब्लड हो वेसल्स में.
ठीक है। हीमोस्टैसिस क्या हो गया, जब ब्लड फ्लो जो होता है वो स्टॉप हो जाए, ठीक है ये। और हीमोरेज क्या होता है, तुम्हारी एक्सेसिव ब्लीडिंग होना। ये टर्म्स हैं, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। हीमोरेज हो गया ब्लीडिंग होना, हीमोस्टैस, स्टैट मतलब रुक गया, ब्लड फ्लो तुम्हारा रुक गया। और हाइपरीमिया क्या हो गया, एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लो होना, हाइपर ज्यादा, ठीक है डन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी। अब रेस्पिरेशन क्या है, इट इज एन एमाइनेशन प्रोसेस, रिडक्शन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है या ऑक्सीडिएशन होती है। तो क्या है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम्हें नॉर्मल एक इसकी इक्वेशन पता होगी रेस्पिरेशन की, सो यू शुड नो इट। क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जो तुम्हारा फूड है, ठीक है, वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या है, जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज कंबाइन होती है, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने अभी बताया है, तो उसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है, राइट। जब ऑक्सीजन लॉस्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन, है ना। तो फूड और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी देते हैं, है ना। यही चीज होती है ना तुम्हारा रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ठीक है। तो जो तुम्हारा फूड है, जब ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होती है तुम्हारे फूड मतलब तुम्हारे ग्लूकोज की, ठीक है, तो वो क्या करता है, बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, तुम्हारे जो फूड है, तुम्हारे ग्लूकोज की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो बेसिकली तुम्हारा ये क्या होगा, इट इज योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो रिडक्शन हो गया जहाँ पे लॉस होगा ऑक्सीजन, मतलब जब तुम्हारे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है ना, वो हो गया रिडक्शन। एमाइनेशन हो गया जहाँ एमाइंस निकलेंगे। हाइड्रोलिसिस होता है जब कोई भी रिएक्शन हो, जैसे कुछ भी रिएक्शन टेक प्लेस करे पर वो वाटर के साथ हो, ठीक है। जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, सो इट्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। जस्ट बॉर्न बेबी हैज अ रेस्पिरेटरी रेट एज 40 टाइम्स पर मिनट, 26 टाइम्स पर मिनट, 18 टाइम्स पर मिनट और 15 टाइम्स पर मिनट। सो कितना होता है जो जस्ट बॉर्न बेबी होगा, इट इज 40 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ये रेंज करता है बिटवीन 40 to 60 पर ब्रेथ्स पर मिनट होती है, ठीक है। 60 ब्रेथ्स पर मिनट टेक प्लेस करती हैं, राइट। तो नॉर्मली तुम्हें पता होना चाहिए नॉर्मल कितना रेस्पिरेटरी रेट होता है। योर नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो होता है 12 to 20 ब्रेथ्स होती हैं पर मिनट। ये नॉर्मली भी तुम्हें पता होना चाहिए। और न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है, इट्स 40 to 60 में होता है। तो अभी यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो होगा दैट इज 40 टाइम्स पर मिनट। और तुम्हारी जो 12 से अगर 25 ब्रेथ्स हो पर मिनट, अगर तुम नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में हो तभी ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है डन। सो नेक्स्ट, the net gain of ATP produced during the oxidation of one glucose molecule in a plant cell is 38 ATP, 30 ATP, 36 ATP या 34 ATP, 24 ATP, right? So what is your correct answer? Your correct answer is A, 38 ATP, ठीक है। तो कितने प्रोड्यूस होते हैं, सिंपल तुम्हें याद रखने की ज़रूरत है कि तुम्हारा क्या होता है, एक ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो होती है जब ग्लूकोज टूटता है इन पायरुवेट, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस का होता है, तब 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल जब होती है, ठीक है, जब शुरू होगी इन माइटोकॉन्ड्रिया तब भी 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और बाकी जो 34 ATP हैं, ठीक है, वो कब प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये बस नॉर्मली याद रखने की जरूरत है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो 34 ATP प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल में 2 ATP और ग्लाइकोलिसिस के टाइम 2 ATP, तो टोटल 38 ATP प्रोड्यूस होते हैं तुम्हारे, ठीक है। White lung disease is prevalent among the workers of paper industry, coal industry, cotton industry और asbestos industry, ठीक है। एस्बेस्टोस में तुम्हें बता दिया है कि वो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एस्बेस्टोसिस एक लंग डिजीज ही है जिसकी वजह से लंग इन्फेक्शन कॉज करता है।
तो वाइड लंग डिजीज किस में प्रिवेलेंट होते हैं? इट इज रिलेटेड टू अ एस्बेस्टोस इंडस्ट्री के रिलेटेड. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, जहाँ पे भी वाइड लंग डिजीज वहाँ होगा जहाँ पे एस्बेस्टोस या सीमेंट प्रोडक्ट्स होंगे या ऑटोमोबाइल्स होंगे या माइनिंग की होगी या कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगी. ठीक है, वहाँ पे तुम्हें वाइड लंग डिजीज होता है. ठीक है, तो मैं आ सकता है क्वेश्चन. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वाइड लंग डिजीज प्रिवेलेंट कहाँ होती है. इट इज़ सीन इन जहाँ पे एस्बेस्टोस इंडस्ट्री होगी या माइनिंग की होगी या कंस्ट्रक्शन साइट होगा या सीमेंट की इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइड लंग डिजीज होता है. और एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक लंग डिजीज कहाँ देखा जाता है. ब्लैक लंग डिजीज देखा जाता है जो कोल इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कोल बनता है. ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इनहेल करते हैं, इसको कहा जाता है ब्लैक लंग डिजीज. ठीक है, अब रेस्पायरेशन क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एंडरगोनिक प्रोसेस है? तो क्या है इनमें से? ठीक है, जो तुम्हारा रेस्पायरेशन है वो क्या है? इट्स योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बी. ठीक है, अब तुम्हें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्सोथर्मिक है क्या. ठीक है, अब क्या होता है जो तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पहले तुम्हें पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक क्या है. ठीक है, जो तुम्हारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है ना. तो वो जो हीट है वो तुम्हारी सराउंडिंग्स में जाता है, या लाइट प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी साउंड प्रोड्यूस होगी. जब बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जब कोई रिएक्शन टेक प्लेस करके, जैसे नॉर्मल रेस्पायरेशन हो रही है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या कर रहा है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस कर रहा है. तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, उसका उल्टा, जब वो हीट ले रहा है कि वो कुछ एक रिएक्शन टेक प्लेस कर सके. मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, उसको हीट चाहिए होगी, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको रिक्वायर्ड होगी. जब उसको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है कि वो काम कर सके, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हें आइस को मेल्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, हीट चाहिए होगी. ठीक है, जिसको हीट चाहिए होती है वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस. एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया जब छोटे छोटे जो यूनिट्स होंगे वो बिल्डअप करेंगे एक लार्जर कॉम्प्लेक्स बनाने को. एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक मैंने बताया है. एंडरगोनिक प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, जिसको फ्री एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, फ्री एनर्जी तुम्हारी कौन सी आ गई, जैसे लाइट, सनलाइट आ गई, वो तुम्हारी फ्री एनर्जी है, तुम्हें हमेशा इट इज प्रेजेंट, राइट, तो होगी तुम्हारी फ्री एनर्जी, वो हो गया एंडरगोनिक प्रोसेस. ठीक है, सो व्हाट इज रेस्पायरेशन? इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बी इज योर करेक्ट आंसर. द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग इज प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम और मेसोथीलियम. क्या होता है? सो जो मेम्ब्रेन जो कवर करती है तुम्हारे लंग्स को, उसको क्या कहा जाता है? इट इज कंसिडर्ड एज योर प्लूरा. ठीक है, जो तुम्हारी लंग्स को कवर करती है वो होगी प्लूरा, जो तुम्हारे हार्ट को कवर करती है वो होगी पेरिकार्डियम, जो तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है वो हो गया पेरिटोनियम. ठीक है, ये तुम्हें नॉर्मली पता होना चाहिए, राइट. नाउ एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड और क्रेब्स साइकिल अभी हमने पढ़ा है. इज क्या है एंड प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का? अभी मैंने तुम्हें बताया, सिट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो क्या होता है क्रेब्स साइकिल का? मैंने क्या कहा, उनका मेन काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना. तो उसके साथ क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पायरेशन में होती है. जो लैक्टिक एसिड है वो कहाँ बनता है तुम्हारा? लैक्टिक एसिड तो तुम्हारा एनारोबिक रेस्पायरेशन में बनता है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, tobacco smoke is injurious to health because it contains carbon monoxide, nicotine, polycyclic aromatic hydrocarbons और tar. सो कौन सा इंजरियस है इनमें से? कौन सा प्रोडक्ट है जो तुम्हें हार्म करता है? ठीक है, सो इट इज योर कार्बन मोनोक्साइड. ए इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, अब तुम्हारी जो टोबैको स्मोक होती है उसमें निकोटीन भी होता है, कार्बन मोनोक्साइड भी होता है, टार भी होता है, बेंजीन, आर्सेनिक और फॉर्मल्डिहाइड भी होते हैं. ठीक है, तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स. पर जो कार्बन मोनोक्साइड है ये पॉइजनस गैस है. मैंने तुम्हें पहले ही बताया है ना कि जो इवन आई थिंक यू शुड नो इट कि जो कार्बन मोनोक्साइड होता है, ठीक है, अब वो जो होता है उसकी क्या होती है? कार्बन मोनोक्साइड की एफिनिटी होती है कि ऑक्सीजन के साथ वो इट रिएक्ट्स विद योर हीमोग्लोबिन.
है ना, उसकी एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है जो क्या करेगा, जो लंग्स को इफेक्ट करता है, राइट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इट इज इंजurious टू योर हेल्थ, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, फर्मेंटेशन क्या होता है, जो तो तुम्हारी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है। C2H5OH क्या होता है, दैट इज योर इथेनॉल। तो क्या होता है, ऑक्सीजन और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटाइलडिहाइड। तो हमें अगर तुमने पढ़ा है तो यू शुड नो इट, योर आंसर इज सी। लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉरी नॉट योर यीस्ट, जो फर्मेंटेशन होती है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following part of the cell does the pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy? किस पार्ट में जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनता है, you should know it. It is your A cytoplasm, B nucleus, C mitochondria और D chloroplast. So C is your correct answer. Mitochondria में take place करती है, right? Respiration in plants take place through, किसके थ्रू होती है, थ्रू स्टोमेटा, लेंटिसल्स, बोथ ए एंड बी और ओनली ए? सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। जो तुम्हारी रेस्पिरेशन है वो इवन तुम्हारी स्टोमेटा के थ्रू भी टेक प्लेस करती है और इवन थ्रू योर लेंटिसल्स, ठीक है। लेंटिसल्स जो होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उन पे पोर्स ऐसे जो होते हैं बाहर की तरफ पिन पॉइंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको इसको कहा जाता है लेंटिसल्स, ठीक है। ये भी हेल्प करते हैं फॉर योर रेस्पिरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पायर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ओनली हार्ट, ओनली लंग, ओनली स्किन या बोथ लंग्स एंड स्किन? तो फ्रॉग किसके थ्रू करता है, हाइबरनेशन जब स्टेट में होता है। हाइबरनेशन स्टेट जो होती है बेसिकली ये स्लीपिंग पीरियड होता है, ठीक है। अब जो फ्रॉग जो होते हैं ना वो एक कुछ लॉन्ग टाइम के लिए वो सो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम फ्रॉग कैसे ब्रीथ करते हैं, तो कैसे करेंगे, थ्रू देयर स्किन। सी इज योर करेक्ट आंसर, ओनली स्किन के थ्रू टेक प्लेस करता है, राइट। इन ह्यूमन साउंड is produced by esophagus, medulla, epiglottis या larynx, ठीक है। तो किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, यू शुड नो इट। ह्यूमन साउंड वॉइस बॉक्स किसको कहा गया है, larynx. D is your correct answer. esophagus तुम्हारी फूड पाइप है और epiglottis जो होता है एक मूवेबल लिड होता है, जो बेसिकली epiglottis का काम क्या है, ये फूड और जो तुम्हारी जो ड्रिंक होती है ये विंड पाइप में नहीं जाने देता। तो epiglottis का काम ये होता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है कि जो तुम्हारा खाना और जो तुम्हारा ड्रिंक्स हैं वो एंटर ना करें इन योर विंड पाइप। विंड पाइप क्या होगी, तुम्हारी ट्रैकिया में एंटर नहीं करनी चाहिए। तो एपिग्लॉटिस का काम ये होता है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिब केज एक्सपैंड, द डायफ्राम रिलैक्स एंड रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, the diaphragm does not move and rib cage expands, or all of the above? जब हम इंस्पायर मतलब अब जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, जो डायफ्राम है वो क्या करता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और तुम्हारी रिब केज क्या करती है, एक्सपैंड करती है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। Name the instrument that measures the amount of air inhaled and exhaled during each breath. हर एक ब्रेथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जो तुम्हारा इनहेलिंग अमाउंट देखता है और एक्सहेलिंग देखता है? लैक्टोमीटर, बी स्पायरोमीटर, सी हाइग्रोमीटर या डी ओडोमीटर? सो बी स्पायरोमीटर जो होता है वो तुम्हारा अमाउंट ऑफ एयर देखेगा इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ईच ब्रेथ। सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? बी स्पायरोमीटर, ठीक है। अब ये तुम्हें नॉर्मली भी पता होना चाहिए लैक्टोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है। जो तुम्हारा लैक्टोमीटर है वो तुम्हारी प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए, क्वालिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो यूज किया जाता है वो देखा जाता है ह्यूमिडिटी कितनी है तुम्हारे रूम में, उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और ऑडोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है टू मेजर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल, कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है व्हीकल ने
उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक होता है इंस्ट्रूमेंट दैट इज ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए, और लैक्टोमीटर होता है योर मिल्क क्वालिटी चेक करने के लिए, राइट। तो ये कंप्लीट हो गया। नाउ योर एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ तुम्हारी डिजीज भी होते हैं रेस्पायरेशन के रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें कॉमन जो है दैट इज एम्फाइसीमा, ठीक है। अब वो क्या होता है, इसमें क्या होती है, तुम्हारी जो एल्वुलर वॉल डैमेज हो जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एल्वुलर वॉल किस में डैमेज होती है, वो होती है एम्फाइसीमा में, ठीक है। उसमें तुम्हारी जो एल्वुलर वॉल्स होती हैं, एल्वुलर सैक होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में भी जो होता है ये भी एक लंग की डिजीज है। इसमें क्या होंगे, तुम्हारे जो एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फिल हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से तुम्हें क्या होता है, निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एस्थमा। जो एस्थमा है बेसिकली इसमें जो तुम्हारे ब्रोंक्यूल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तुमने पता ही होगा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होंगे ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे मसल स्पाज्म की वजह से। अब क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं टेक प्लेस करता। या तो ये हो सकता है, या तो हो सकता है कि जो एयरवे है तुम्हारा, अब एयरवे क्या है, तुम्हारा नोज जो हो गया, तुम्हारे ट्रैक या जो भी तुम्हारा पाथवे एयरवे का, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसकी वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तुम्हें क्या हो जाता है, अस्थमा, मतलब तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मली टर्म्स भी तुम्हें पता होनी चाहिए, एम्फाइसीमा, निमोनिया और अस्थमा, ठीक है। सो दिस इज योर टुडे सीरीज। आई होप सबने अपने आंसर्स मार्क किए होंगे and they have tested themselves. So all the best and just keep on trying it again and again कि तुम्हें पता चलता रहे कि कैसा है और कितने क्वेश्चंस तुम्हारे करेक्ट हैं, कि नेक्स्ट टाइम यू कैन इम्प्रूव इट, राइट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। वो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, उसमें हम ह्यूमंस में का सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ह्यूमंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो गेट रेडी, उसको पढ़ लेना अच्छे से, सो दैट वी कैन डिस्कस योर MCQs, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।